तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो तलाक का वर्ड आता है वो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, जिसके आधार पे जो मुस्लिम लॉ में वहाँ इसमें तलाक होता है। हमारे हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक का प्रोविज़न नहीं है, जिसके स्थान पे ये प्रिज्यूम किया जाता था जब ये लॉ बन रहा था कि हिंदू संस्कार में तलाक नहीं होता है और ना ही ऐसा कोई प्रोविज़न आता है जिसके आधार पे जो तलाक या वर्ड जो यूज़ किया जाता है उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन आज के समाज को, परिस्थिति को देखते हुए जो नया जो कॉन्सेप्ट लेकर आया उसी को एक नया वर्ड लेकर आया गया हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, विवाह विच्छेद। तो अल्टीमेटली अगर जो कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ अगर जो उनकी मैरिज सुचारू रूप से नहीं चल पाती है तो उसमें विवाह विच्छेद किया जाता है। और विवाह विच्छेद कैसे किया जाएगा उसके लिए लेंदी प्रोसेस है और वो आसानी से नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये आपको भी मालूम है सेक्शन 13 भी हिंदू मैरिज एक्ट में म्यूचुअली डिवोर्स का प्रोविज़न है, जिसमें अगर जो पति या पत्नी दोनों एग्री हैं, अगर जो किसी में कोई तरीके की कोई भी रुकावट नहीं है, अगर दोनों वो सहमत हैं कि हम अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, अब अपना हम विवाह विच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग रहेंगे, या अपनी आगे की ज़िंदगी हम स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करना चाहेंगे, उसी के आधार पर हम करेंगे। अल्टीमेटली हम अब एक दूसरे का हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसी के आधार पे 13B का प्रोविज़न लिया गया जो आसानी से इन्वॉल्व हो जाता है क्योंकि दोनों लोग राजी हैं। और उसके आधार पे अगर जो 13B में अगर जो कंटेस्टेड डिवोर्स आप फाइल करते हैं, कंटेस्टेड डिवोर्स मैं ये बताना चाहूँगा वो डिवोर्स होता है जिसमें कि पति या पत्नी कोई एक एग्री होता, दूसरा एग्री नहीं होता डिवोर्स देने के लिए। तो ऐसे प्रोविज़न को, ऐसे डिवोर्स को जो हम विवाह विच्छेद की श्रेणी में रखते हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर जो पिटीशन मूव करता है दूसरा उस पर डिनाई करता है, तो इस तरीके के जो डिवोर्स मिलने में कितने साल चलेंगे, कितने महीने चलेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो अल्टीमेटली इसका जो प्रोविज़न होता है, जो प्रोसेस है बहुत ही लंबा है, जिसको हर किसी को फेस करने की और उसमें उसको इन्वॉल्व होने की सक्षमता नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट। स्वागत है आपका एक बार और आपके अपने इस चैनल पे, जिसमें हम आज एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने मैं उपस्थित आया हूं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमारी और है, अगर जो आप वीडियो पूरी जानकारी चाहते हैं तो इसमें अंत तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि आधी अधूरी जानकारी जो एक अल्प ज्ञान होता है वो हर किसी के समझ में या किसी के भी समझ में नहीं आता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर जो आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करें और दूसरों लोगों तक ऐसी ही जानकारी पहुँचाने के लिए इसको शेयर करें और साथ में जय हिंद कमेंट में अवश्य लिखें, जिससे हमें ये जानकारी हो सके कि आपको वीडियो कैसी लगी, या अच्छी लगी या नहीं लगी। और इसी के आधार पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि कंटेस्टेड डिवोर्स अगर जो फाइल किया जाता है उसमें लंबा प्रोसेस होता है, तो इन सारे प्रोसेस से बचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या स्टेप हमें लेना चाहिए। क्योंकि हस्बैंड एंड वाइफ जो भी चाहता है कि हमें अपनी शादी को ख़त्म करना है, अगर जो आपको अपनी शादी को ख़त्म ही करना है, दोनों लोगों को अलग अलग ही रहना है, तो ज़रूरी नहीं आप सेक्शन 13 के जो उसमें कई ग्राउंड लिखे हुए हैं, क्रूरलिटी या डिजर्शन, या मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि आप किस किस ग्राउंड पे कब क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है जिसके आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को ना पड़ जाते हुए, क्योंकि इसमें समय और पैसा दोनों ही बर्बाद होते हैं और अल्टीमेटली हो सकता है आप अपने केस को ना प्रूफ कर पाएँ तो कोर्ट आपके केस को डिसमिस भी कर सकती है। तो ये सब सारी चीज़ों को ना अडॉप्ट करते हुए सेक्शन 12 में आप जुडिशियल सेपरेशन की आप पिटीशन मूव कर सकते हैं, जिसमें माननीय न्यायालय से आप निवेदन करेंगे कि हम दोनों सच एंड सच पर्सन हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अब हम दोनों लोगों के बीच में जो शादी की जो कंडीशन होनी चाहिए वो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि शादी का जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, जिसके आधार पे हमारी जो शादी के बीच में, क्योंकि हम अलग अलग रह रहे हैं और इतने सालों होने के उपरांत भी हम अलग अलग रहते चले आ रहे हैं, तो शादी का जो पर्पस है वो नहीं पूरा हो पा रहा है। इसके आधार पे हमको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री प्रदान कर दी जाए और कोर्ट आपके फैक्ट के और आपके अगर जो ग्राउंड पे सहमत हो जाती, कन्विंस हो जाती है, तो कोर्ट आपके फेवर में डिग्री के ऑर्डर पारित कर देगी। और अगर जुडिशियल सेपरेशन की अगर जो डिग्री पारित हो जाती है तो जिसके आधार पे अब आप स्वतंत्र हैं, अब आप अपनी दूसरी शादी भी कर सकते हैं और जिसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और इसमें जल्दी से प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये प्रूफ करना होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अलग अलग रह रहे होते हैं और जो ईजिली प्रूफ हो जाता है, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय आपके फेवर में
जो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पारित कर देती है। जो और भी एक ऑप्शन अवेलेबल है सेक्शन 11 या सेक्शन 12 में आप अपनी शादी को वाइड या वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। अब क्वेश्चन एक ये अराइज होता है कि कब शादी वाइड डिक्लेयर होगी, कब शादी वाइडेबल डिक्लेयर होगी। तो जिसके आधार पे मैंने पहले के वीडियो में भी ये डिस्कस कर चुका हूँ कि वाइड मैरिज कब होगी, किन किन आधार पे आप अपनी शादी को वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं और कब किस किस आधार पे आप अपनी शादी को वाइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। जो संक्षिप्त मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आपकी शादी धोखे से हुई है, ज़बरदस्ती से हुई है, या शादी के समय आपकी जो एज थी वो लड़का के लिए 21 और लड़की के लिए 18 वो पूरी नहीं हो पाती है, और ये अगर जो सारे ग्राउंड आपके पास अवेलेबल हैं तो 1 साल के अंदर आप माननीय न्यायालय के समक्ष ये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिसमें आप ये निवेदन करेंगे कि हमारी शादी में जो कंडीशंस मैरिज की होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाती, इसके आधार पे ये जो मैरिज है इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाए। और एक ऑप्शन और है, या फिर आपको जब आपको पता चल जाए, ज़रूरी नहीं कि 1 साल के अंदर ही, या जब आपको पता चल जाए कि हमारी जो शादी हुई थी गलत तरीके से हुई थी, उसमें जो कंडीशन जो मैरिज की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी, और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए शादी के लिए मैं भी पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि जिसमें शादी को एक वैलिड मैरिज को अडॉप्ट करने के लिए, उसको बनाने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो उन शर्तों में से अगर जो कोई एक भी शर्त, अगर जो कोई भी एक भी कंडीशन अगर जो फुलफिल नहीं हुई है तो उसके आधार पे आप अपनी शादी को नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं, जिसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि केवल कि इस दिनांक को या इस तरीके से जो हमारी सेरेमनी हुई थी वो सही तरीके से अडॉप्ट नहीं हो सकी थी, या हम माइनर थे, या हमारी ज़बरदस्ती तरीके से शादी करा दी गई थी जब घर वालों के दबाव में आके। तो इस तरीके से अगर जो कोई शादी अगर जो आपकी हुई है तो इसको आप नल एंड वाइड डिक्लेयर करा सकते हैं। और उसके उपरांत अगर जो आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो नल एंड वाइड शादी होने के उपरांत आप दूसरी शादी कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो ग्राउंड और जो आपके फैक्ट हैं वो सही तरीके से आप अपने किसी भी अच्छे अधिवक्ता से आप उसमें सही तरीके से ड्राफ्ट करके सारे एविडेंस और सारे जो ग्राउंड है आप उसको सही तरीके से मेंशन करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। और माननीय न्यायालय अगर जो आपके पिटीशन पे अगर जो कन्विंस हो जाती है तो आपके फेवर में सेक्शन 10 या सेक्शन 12 जैसा भी आपने प्रेयर मांगी होगी उसके अधीन आपके फेवर में डिक्री के आदेश पारित कर देगी। और इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं तक ही है, इतना ही है। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और वीडियो अगर जो आपने अंत तक देखा, यहाँ तक देख ही लिया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में आप लाइक करें, और ऐसी ही जानकारी दूसरों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर करें, क्योंकि जानकारी के अभाव में मुझे ये लगता है कि सही लोग और सही तरीके से उसको सही समय पे और सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिसके अभाव में आके वो गलत निर्णय लेते हैं और उसको जो नुकसान हो जाता है और वो नुकसान उनकी भरपाई कभी भी भविष्य में नहीं हो पाती है। तो इसी के आधार पे इसको शेयर करें जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तरीके के फैक्ट की जानकारी हो सके। और हमारी एक रिक्वेस्ट और है, आप अगर जो आपने वीडियो देखा है तो उसमें कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें, जिससे हमें ये मोटिवेशन मिल सके कि हमारी वीडियो को आपके द्वारा पसंद की जा रही है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद,